हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आप सभी की आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जूनियर केमिस्ट की असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। ये जो वीडियो है ये आरपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए और बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। हमारा टॉपिक है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। हम लोग शुरू करने वाले हैं यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा फास्ट वे में देखेंगे। अगर आपको डिटेल में कोई टॉपिक समझना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में हम आपको डिटेल वीडियो बता देंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिलेबस भी दिया हुआ है कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है। जूनियर केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में ये चीज़ें मेंशन है। अगर आप एपी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ये जो वीडियो है ये सबके लिए ही है। आपको स्पेसिफिकली अगर एक एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप उसी हिसाब से अपने टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। हेट्रोसाइक्लिक में एक वर्ड है साइक्लिक और एक वर्ड है हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक ही टाइप के एटम नहीं होकर के एक से ज़्यादा टाइप के एटम होते हैं। और साइक्लिक का मतलब हो जाएगा इस टाइप के कंपाउंड में साइकिल होगी, ओपन चेन कंपाउंड नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है कि ये सारे के सारे कंपाउंड्स क्या दिख रहे हैं आपको, ये सभी कंपाउंड्स कैसे हैं, साइक्लिक है। ठीक है। हेट्रो का मतलब यहाँ पे कार्बन के अलावा और कोई एटम होंगे, या तो वो एक एटम हो सकता है, एक से ज्यादा एटम भी हो सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये एक साइक्लिक रिंग है, इसमें ऑक्सीजन है हेट्रो एटम, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही हेट्रो एटम है, लेकिन वही अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे दो हेट्रो एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो सेम एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो मेनली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें क्या होते हैं, हेट्रो एटम होते हैं। साथ ही वो कंपाउंड जो है उनमें एक या दो टाइप के हेट्रो एटम, एक दो या तीन टाइप के आपको हेट्रो एटम देखने को मिल सकते हैं। मतलब वो मोर देन वन हेट्रो एटम यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो कंपाउंड है इसमें ऑक्सीजन है, इसका नाम होता है, कॉमन नेम होता है फ्यूरान और आयुपैक नेम होता है ऑक्जोल। अगर आपको हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आयुपैक नेम के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम डिटेल वीडियो इस पर बना देंगे। ठीक है। ये होता है फ्यूरान। आपको कॉमन नेम जो याद रखना है मेनली, ये होता है थायोफीन, ये पाइरॉल, ये होता है इमिडाजोल, ये ऑक्साजोल। इसमें से मैं आपको वो कंपाउंड्स बता रही हूँ मेनली जो आप रूटीन में आपको याद रखनी है। ठीक है। ये है आपका पाइरिडिजिन, ये है पाइरिमिडीन, ये है पाइराजीन। ठीक है। ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे कि ये पाइरिडीन है। ठीक है। बाकी ये सारे कंपाउंड्स हैं, आप एक बार इनको एक नज़र से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइकिल्स, कि हेट्रोसाइकिल्स जो है उनको क्लासीफाई कैसे करना है। पहला है, ये जो हेट्रोसाइकिल्स है ये तीन टाइप के होते हैं। एक होता है पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक्स, दूसरा होता है पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स और तीसरा होता है पाई डेफिशिएंट प्लस पाई एक्सेसिव। देखो नाम भारी है पर सिंपल है। सबसे पहला है पाई एक्सेसिव। पाई एक्सेसिव का मतलब ऐसे एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिनमें पाई बॉन्ड्स जो है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसमें है, एक्सेसिव है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट एग्जाम्पल्स हम लोगों ने ले रखे हैं, पाइरोल फ्यूरान थायोफीन। ये जो कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर आपने अभी ऊपर देखिए, ये रहे ये पाइरोल फ्यूरान और थायोफीन। ठीक है। इन कंपाउंड्स में आप देखोगे आपको दो तो पाई बॉन्ड सब में कॉमन है और एक क्या है, हेट्रो एटम पे लॉन पेयर है। जैसे ऑक्सीजन के पास में एक लॉन पेयर है, सल्फर के पास में एक लॉन पेयर है, नाइट्रोजन के पास में एक लॉन पेयर है। अब ये क्या करेंगे, अपने लॉन पेयर जो है उसको रेजोनेंस में देंगे इस तरीके से। ठीक है। आप इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रेजोनेंस में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 4 6। आप सभी को पता है कि एक पाई बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है रेजोनेंस में जा रहे हैं, यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जा रहे हैं और यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जा रहे हैं। ठीक है। तो इस टाइप के एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स को क्या बोला जाता है, पाई एक्सेसिव। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम लोगों ने बात की है चार्ज डेंसिटी की, ये 6y5 बराबर 1.2। ये कैसे निकाला है देखो, जैसे मान लो हम बात कर लेते हैं स्पाइरॉल की। पाइरोल में कितने, अभी हमने बोला कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिलोकलाइज होते हैं। ठीक है। तो मैंने लिख लिया कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिलोकलाइज होते हैं। कितने एटम है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल कितने एटम है 5। तो इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.2। मतलब ये आई है चार्ज डेंसिटी पर एटम, कि एक एटम पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो कितनी है 1.2। वही अगर मान लो मैं बेंजीन की बात करती हूँ तो ये होता है आपका बेंजीन। बेंजीन में कितने एटम होते हैं आपके, 6 एटम्स होते हैं और कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6।
तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्लस 6 एटम बराबर कितना आ जाएगा 1। तो चार्ज डेंसिटी कितनी है 1। तो आप देखोगे कि बेंजीन के केस में चार्ज डेंसिटी पर एटम कितनी है 1। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है ये वाले उनके केस में कितनी है 1.2। तो चार्ज डेंसिटी इसके केस में ज्यादा है, इसलिए इस टाइप के कंपाउंड को बोला जाता है आपके पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स। ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है जिन पे चार्ज डेंसिटी जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन क्या हो 1 हो। ठीक है, दूसरा आता है आपका पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स। इसमें आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन 6 मेंबर हेट्रोसाइकिल्स इज लेस देन 1। तो हमको ऐसे वाले एरोमेटिक हेट्रोसाइकिल्स की बात करनी है जिनकी चार्ज डेंसिटी लेस देन 1 होती है। जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं पाइरिडीन की। अब पाइरिडीन क्या होता है, ये रहा देखो, यहाँ पे हम पाइरिडीन ड्रॉ कर लेते हैं। ये होता है आपका पाइरिडीन। अब पाइरिडीन के केस में क्या होता है, बेंजीन से कैसे डिफर करता है कि बेंजीन में यहाँ पे भी कार्बन होता है लेकिन यहाँ पे क्या है इसमें नाइट्रोजन। बाकी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें डीलोकलाइज हो रहे हैं तो आपने 6 से डिवाइड किया इसको। ठीक है, अब इसके बाद में हमने चार्ज एट नंबर ऑफ एटम से डिवाइड किया तो 6। तो आपको तो लगेगा एक बार को कि चार्ज डेंसिटी 1 ही है, लेकिन चार्ज डेंसिटी 1 नहीं होती है पर एटम। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। क्या होता है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में खींचता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड में खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले एटम पे ज्यादा हो जाएगी, इस वाले एटम पे थोड़ी कम होगी और इस वाले एटम पे तो और भी कम होगी। तो इसलिए चार्ज डेंसिटी जो है वो सब पे इक्वली डिवाइड यहाँ पे नहीं रहती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल इफेक्ट यहाँ पे आपको हेटेरो एटम का देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल किसका हो गया, पाई डेफिशिएंट एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है क्यूनोलिन आइसोक्यूनोलिन। इनकी स्ट्रक्चर्स हम लोग ऊपर देख चुके हैं, बाकी और आगे हम लोग पढ़ लेंगे इनकी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है आपका थर्ड टाइप पाई डेफिशिएंट प्लस पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स। मतलब ऐसे एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स जिनमें पाई डेफिशिएंट नेचर भी आपको देखने को मिलेगा और पाई एक्सेसिव नेचर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप इस वाले 5 मेंबर कंपाउंड की बात करो। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि एक नाइट्रोजन तो ये वाली है और एक नाइट्रोजन ये वाली है। ये जो नाइट्रोजन है ये बिल्कुल पाइरिडीन की तरह है, पाइरिडीन टाइप की नाइट्रोजन है। ये पाइरिडीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखोगे नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से इधर एक बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, तो वैसा ही नेचर है इसका। तो ये पाइरिडीन टाइप की नाइट्रोजन है। अगर पाइरिडीन टाइप की नाइट्रोजन है तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगी। सही है, ये वाली जो नाइट्रोजन है ये पाइरोल की तरह है। आपको मैं पाइरोल फिर से दिखा देती हूँ एक बार। ये रहा आपका पाइरोल। पाइरोल में क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, 1 2 3। तो ये पाइरोल टाइप की नाइट्रोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट शो करती है। इसीलिए ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है, पाई डेफिशिएंट प्लस पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का। तो इसमें वो एग्जाम्पल्स आएंगे जिनमें दोनों टाइप का इफेक्ट शो होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट और एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। ये हमने बात कर ली एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के टाइप की, पाई एक्सेसिव, पाई डेफिशिएंट और पाई डेफिशिएंट प्लस पाई एक्सेसिव। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले कुछ एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहला है आपका एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी जो है इसमें क्या होता है, वो उसका मतलब होता है कि वो जो कंपाउंड है हमारा वो कौन से रूल को फॉलो कर रहा हो, फुरन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन हुकल रूल को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं उसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया है पाइरोल का। ठीक है, ये पाइरोल सही है, इस पाइरोल को हमने ऊपर डिटेल में बना दिया है। अगर मान लो आपसे पूछा जाए इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, तो इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा आपके sp2, ऐसे इस पे भी sp2, इस पे भी sp2 और इस पे भी sp2। और ये जो नाइट्रोजन है इस पे भी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। यहाँ लिख रखा है हमने कि ये जो नाइट्रोजन है इस पे भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझोगे जैसे कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। सही है, इसका ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि ये 2s2 हो गया और ये 2p2 हो गया। सही है, ये ग्राउंड स्टेट में है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, पर यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, इसके एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, चारों जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें क्या हो जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एक। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप किया था तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब ये एक s और ये 2p मिलके क्या बना लेंगे, 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सही है, इससे एक तरफ कौन जुड़ जाएगा, कार्बन,
इससे एक तरफ कौन जुड़ जाएगा, कार्बन, और इससे एक तरफ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो मान लो मैं इस वाले कार्बन की बात कर लेती हूँ, इस वाले कार्बन से एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और एक बॉन्ड ये बन गया, सही है। और ये क्या है, परपेंडिकुलर पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ये परपेंडिकुलर पी इलेक्ट्रॉन में एक ऑर्बिटल, वो ये रहा। ऐसे ही चारों कार्बन पे हो जाएंगे, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी। अब मैं बात कर लेती हूँ नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। हमको किससे काम होता है, वैलेंस शेल से। वैलेंस शेल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 5। 1 2 3 4 5, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे वापस से नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो मतलब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना पड़ेगा इधर की साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, आप साथ के साथ बनाते रहिए नोट्स, अगर आपको साथ में बनाना है आप बाद में भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक s और 2p, ये मिलके क्या बना लेंगे, 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, तो एक तरफ क्या जुड़ जाएगा, इससे कार्बन, एक तरफ जुड़ जाएगा कार्बन और एक तरफ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन। तो ये तीनों तो इन्वॉल्व हो गए। अब बचा आपके पास में ये क्या करता है, परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल जो है उसमें एक लॉन पेयर होता है। तो ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल है प्लेन के, जिसमें क्या है आपके लॉन पेयर। अब आप देखोगे कि ये सारे p ऑर्बिटल और ये लॉन पेयर जो है, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में बना रखा है ना, एक ही प्लेन, ये एक ही प्लेन में है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6, ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं। इसलिए ये कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्योंकि ये इस रूल को भी फॉलो कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि द डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी डिपेंड्स ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन द हेटेरोएटम इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हमको ये पता लगाना है कि कौन कंपाउंड कितना एरोमेटिक होगा, मतलब ज्यादा एरोमेटिक होगा या कम एरोमेटिक होगा, उसको हम बोले डिग्री ऑफ एरोमेटिसिटी से। तो ये किस पर डिपेंड करता है कि जो हेटेरो एटम है उसका लॉन पेयर कितना इन्वॉल्व हो रहा है। अगर उस हेटेरो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसकी एरोमेटिसिटी कम हो जाएगी, उस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हमने बना रखी है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पाइरोल की, कि ये अपने लॉन पेयर देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने लॉन पेयर दिया है, और ये वाला बॉन्ड इधर के साइड ब्रेक होगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड। इस तरीके से आप कंप्लीट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है, अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम एक पर्टिकुलर वीडियो ले आएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एरोमेटिसिटी ऑफ द थ्री ऑफ दीज 3 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक इज एज फॉलोज। मतलब हमने थायोफिन, पायरोल, फ्यूरान जो है उनकी एरोमेटिसिटी का ऑर्डर आपको बताया है कि थायोफिन जो है वो ज्यादा एरोमेटिक होता है, फिर पायरोल और फिर फ्यूरान। इसमें क्या होता है कि एक तो देखो रेजोनेंस एनर्जी का फैक्टर होता है कि रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक होगा। जैसे इनसे भी ज्यादा एरोमेटिक होता है आपका बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन जो है उसके लिए 36 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन होती है आपकी, बेंजीन रिंग। फिर थायोफिन के लिए 29 है, फिर ये आ जाएगा, फिर इसके लिए 22 होती है, इसके लिए 16 होती है। इसलिए फ्यूरान जो है वो सबसे लीस्ट एरोमेटिक हो जाता है। अब दूसरा यहाँ पे आता है, हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं कुछ इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की, ये हेटेरो एटम है इसमें। इसमें सल्फर जो है वो लीस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, इसलिए ये ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर पाएगा, इजीली डोनेट कर पाएगा इन रेजोनेंस, इसलिए ये ज्यादा एरोमेटिक होता है। एक रीजन तो होता है इसका ये वाला थायोफिन का ज्यादा एरोमेटिक होने का। दूसरा रीजन ये होता है कि जब थायोफिन पढ़ेंगे हम, वहां पे देखेंगे हम कि थायोफिन जो है वो बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाता है। जो पायरोल और फ्यूरान है उनके अलावा थायोफिन में सल्फर जो होता है उसके पास में कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, 3D ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये जो 3D ऑर्बिटल्स होते हैं ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो क्या बनती है, ज्यादा बनती है। अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनती है तो वो कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है और वो ज्यादा एरोमेटिक होता है, उसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में थायोफिन जो है वो ज्यादा एरोमेटिक होता है। फ्यूरान और पायरोल की बात करते हैं तो फ्यूरान और पायरोल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो बस ये इजीली डोनेट कर देगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इजीली डोनेट कर देगा, मतलब रेजोनेंस एनर्जी इसके लिए भी क्या हो जाएगी ज्यादा, और एक कंपाउंड जो है एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज नीचे यही लिखी हुई है, आप इनको पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हमने जो 2 टेबल दिए ना, इसमें भी क्या है कि डेबा रेजोनेंस एनर्जी की ये वैल्यूज दे रखी है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, बहुत सारी किताबों में नॉर्मल रेजोनेंस एनर्जी की वैल्यू दे रखी होती है। जैसे हमने भी पढ़ा कि बेंजीन के लिए 36 होती है,
पाइरोल जो है उसके लिए होती है आपकी अभी अपन ने ऊपर लिखा था 22। तो मतलब आपको जो ऊपर वाली वैल्यूज दे रखी है ना वो मोस्ट कॉमन वैल्यूज है, ये वाली इतनी कॉमन वैल्यूज नहीं है। पर आप इनमें भी कंपैरिजन देखोगे ना, अगर इन वैल्यूज के हिसाब से भी देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि बेंजीन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, फिर थायोफिन होता है, फिर पायरोल, फिर फ्यूरान। आपको ये वैल्यूज याद नहीं करनी है, ठीक है, आपको सिर्फ ट्रेंड से काम होता है, ऑर्डर से काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है हमारी, द फ्यूजन ऑफ अ बेंजीन रिंग टू द 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिस रिड्यूसेस द एरोमेटिक कैरेक्टर। हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेंजीन रिंग जो होता है उसका जो रेजोनेंस एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 36 किलो कैलोरी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एरोमेटिसिटी ऑर्डर है ये यहाँ पे हमने सबको कंपेयर कर दिया है, जैसे क्विनोलिन को और इंडोल को भी करते हैं। क्विनोलिन क्या होता है, क्विनोलिन में एक बेंजीन रिंग होती है, फिर यहाँ पे एक पाइरिडीन रिंग होती है, ऐसे, ठीक है। ये होता है आपका ये लॉन पेयर की, ये होता है आपका क्विनोलिन। इंडोल में क्या होता है, इंडोल में बेंजीन रिंग होती है और साथ में होता है आपका पाइरोल रिंग, इस तरीके से, सही है। ये होता है आपका इंडोल। तो ये एरोमेटिसिटी ऑर्डर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि क्विनोलिन जो है सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, फिर इंडोल, फिर बेंजीन, फिर पाइरिडीन, फिर थायोफिन, फिर पाइरोल और फिर फ्यूरान। ये इनका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा एरोमेटिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है उसका मतलब क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है। सब्सटीट्यूशन का मतलब कुछ आकर के पहले वाली चीज को क्या करेगा, सब्सटीट्यूट करेगा। मतलब पहले कुछ होगा, ये हट जाएगा और नया आकर के इस पे जुड़ जाएगा। ये होता है आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है, आने वाली स्पीशीज कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफाइल। अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा तो वो रिएक्शन हो जाएगी आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफाइल आकर के अटैक करेगा तो वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की। अब सब इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या होता है, मैं नॉर्मली बता देती हूँ आपको। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको इलेक्ट्रॉन पसंद होता है। तो मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो इनको जहां इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ये वहां क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे, सही है। अब हमने यहाँ पे ऑर्डर देखा है किसका, पायरल, फ्यूरान और थायोफिन का। हम इनको बार बार में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमको इनको डिटेल में पढ़ना है बाद में, कि पायरोल की प्रॉपर्टीज, फ्यूरान की, थायोफिन की, सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम। इनका सिंथेसिस मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल रिएक्शंस, इसलिए हम तीनों को बार बार कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि पायरोल जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो इसका रीजन क्या है। अगर मैं इन दोनों की बात करती हूँ, रेजोनेंस तो इन सब में ही है। अगर इनमें रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग की बात करती हूँ मैं, तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग है, टूपी टूपी ओवरलैपिंग। कैसे, नाइट्रोजन के टूपी ऑर्बिटल के पास में इलेक्ट्रॉन है और कार्बन जो है उसके पास में टूपी ऑर्बिटल खाली रहेगा, तो ये टूपी ऑर्बिटल इसका और टूपी ऑर्बिटल इसका, इनमें इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा। इसलिए यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, टूपी टूपी ओवरलैपिंग हो रही है। ऑक्सीजन में भी सेम ही केस, ऑक्सीजन के टूपी ऑर्बिटल्स होते हैं। पर सल्फर के केस में क्या होता है, सल्फर के केस में सल्फर के कौन से ऑर्बिटल आ जाते हैं, 3p ऑर्बिटल। कार्बन के तो 2p ही रहेंगे। तो कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पे, 3p 2p ओवरलैपिंग। और 3p 2p ओवरलैपिंग जो होती है वो क्या होती है, लेस इफेक्टिव होती है एज कम्पेयर टू 2p 2p ऑर्बिटल, क्योंकि सेम साइज के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग करते हैं एज कम्पेयर टू डिफरेंट साइज के ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे थायोफिन जो है वो इसलिए सबसे कम रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। फिर हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, पायरोल की और फ्यूरान की कंपैरिजन की। तो यह वापस से यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज नहीं कर पाता है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो अपने लोन पेयर को आसानी से क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जितनी आसानी से रिलीज करेगा, तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ बना करके कि कैसे क्या हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो देखो नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इधर की साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इधर की साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। तो जितनी आसानी से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे ना, उतनी ही आसानी से ये इलेक्ट्रॉन इधर की साइड जाएंगे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक कर देगा। तो इसलिए पायरोल जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, फिर फ्यूरान और फिर थायोफिन। बेंजीन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर को ज्यादा इजीली डोनेट हो सकती है ना यहाँ पे, इसलिए भी। और दूसरा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट भी आता है कि 1.2 चार्ज डेंसिटी है हर एटम पे यहाँ पे, और यहाँ पे 1 थी चार्ज डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्डर ऑफ अल्फा डायरेक्टिंग इफेक्ट। अल्फा डायरेक्टिंग इफेक्ट का ऑर्डर जो है उसका ऑर्डर होता है आपका, फ्यूरान सबसे ज्यादा होता है, फिर थायोफिन और फिर पाइरोल, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, पहले मैं मान लो बना लेती हूँ फ्यूरान, सही है, ये है आपका फ्यूरान, और एक मैं बना लेती हूँ थायोफीन, आपको समझने में आसानी रहेगी जिससे। अब यहाँ पे आप देखोगे फ्यूरान और थायोफीन के केस में, अभी आपने देखा है कि, देखो अभी आपने देखा है ना यहाँ पे कि थायोफीन जो होता है वो टू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू फ्यूरान। हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो उतना ही ज्यादा रेजियो सेलेक्टिव नहीं होगा। रेजियो सेलेक्टिव का मतलब क्या है, मान लो किसी की रिएक्टिविटी ज्यादा है कोई कंपाउंड की, तो वहां पे आपको जो डिजायर्ड कंपाउंड है उसकी मिलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, और वो बहुत फास्ट रिएक्शन यहाँ पे कर लेता है। जैसे मान लो मैं फ्यूरान और थायोफीन की बात कर रही हूँ कि फ्यूरान जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव का मतलब क्या है, अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये यहाँ भी रिएक्शन करेगा, यहाँ भी रिएक्शन करेगा, इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कहीं भी रिएक्शन करे, यहाँ पे नहीं यहाँ पे करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो उस पर ज्यादा इजीली अटैक कर पाएगा। लेकिन थायोफिन क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो एक जगह ही अटैक करके रुक जाएगा क्योंकि ये कम रिएक्टिव होता है। इसको बोला जाता है रिजियो सेलेक्टिविटी, कि ये सल्फर है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, सही है। तो यहाँ पे कि ये अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा या बीटा पोजीशन पर अटैक करेगा, ये होती है रिजियो सेलेक्टिविटी। तो अपन बोल रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पे अगर अटैक करना है तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि अल्फा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कितनी रहने वाली है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहने वाली है या फिर कम रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यही बोल रहे हैं कि फ्यूरान जो है वो अल्फा डायरेक्टिंग इफेक्ट ज्यादा शो करता है। इसका रीजन है, इसका रीजन एक तो ये है कि फ्यूरान जो है वो रिएजेंट्स के लिए ज्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है, इसके साथ में ज्यादा कॉम्प्लेक्स को जो है वो इजीली फॉर्म कर लेता है। अगर ये इजीली फॉर्म कर लेगा कॉम्प्लेक्स को, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि फ्यूरान जो है वो ज्यादा अल्फा डायरेक्टिंग इफेक्ट जो है उसमें फ्यूरान जो है वो पहले रिएक्शन देता है, फिर उसके बाद में कौन देता है, थायोफीन देता है, और पायरोल जो है वो सबसे लास्ट में चला जाता है। और दूसरा है यहाँ पे कि जो थायोफीन होता है, थायोफीन के केस में जो सल्फर होता है, सल्फर जो है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो नहीं करता है, जबकि ऑक्सीजन जो है वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग शो करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आसानी से अटैक कर पाता है। नेक्स्ट है आपका साइक्लो एडिशन रिएक्शन। साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है इनको हम लोग पढ़ते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में, कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो है वो तीन टाइप की होती है मेनली। एक होता है आपको इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, एक होता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, एक होता है सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। तो वहीं से हम किसको उठा रहे हैं, साइक्लो एडिशन रिएक्शन को। यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है कि एडिशन रिएक्शन हो गया और कोई साइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए जो रिएक्टिविटी है वो उसका ऑर्डर होता है ये फ्यूरान, पायरोल और थायोफीन। अब मैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है आपको डिटेल में यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती हूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन में। आपको सिर्फ यहाँ पे ये याद रखना है कि साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है उसके लिए यहाँ पे एक टर्म हम काम में लेते हैं, डाई इन कैरेक्टर। क्या टर्म काम में लेते हैं, डाई इन कैरेक्टर। जिस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में डाई इन कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा वो कंपाउंड उतनी ही ज्यादा रिएक्टिव होगी, किसके लिए, साइक्लो एडिशन रिएक्शन उतनी फास्ट आपको यहाँ पे मिलेगी। डाइइन कैरेक्टर का मतलब है कि जो डाइइन मतलब डबल बॉन्ड है, मतलब उसमें कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, बेसिक स्ट्रक्चर आपको ये देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स है ना, ये लोकलाइज्ड रहने चाहिए। कैसे रहने चाहिए, लोकलाइज्ड, मतलब ये रेजोनेंस में नहीं जाने चाहिए। तो ये रेजोनेंस में जितना कम जाएंगे उतना ही ये अपनी जगह पे रहेंगे, और उतना जितना ये अपनी जगह पे रहेंगे उनका डाइइन कैरेक्टर जो है वो बढ़ जाता है। इनका डाइइन कैरेक्टर अगर बढ़ जाएगा तो ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है वो भी क्या दे देंगे, आपके फास्ट दे देंगे। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट रिएक्शन आपको किसका देखने को मिलता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन का। आपको मैं बता देती हूँ कंफर्मेशन के लिए। अभी हमने एरोमेटिसिटी का ऑर्डर देखा था, उसमें हमने बोला था कि थायोफिन सबसे ज्यादा एरोमेटिक होता है, फिर पायरोल, फिर फ्यूरान। यहाँ पे ये ऑर्डर जो है वो जस्ट अपोजिट हो जाता है कि सबसे ज्यादा होता है फ्यूरान, डाइइन कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें होता है फ्यूरान में, फिर पायरोल में, फिर थायोफिन में। इसीलिए फ्यूरान जो है वो साइक्लो एडिशन रिएक्शन फास्ट देता है एज कम्पेयर टू पायरोल, और पायरोल फास्ट देता है एज कम्पेयर टू थायोफिन, ठीक है। और डील सैंडर रिएक्शन जो है वो होता है आपका 4+2 साइक्लो एडिशन। ये एक साइक्लो एडिशन का टाइप होता है, ठीक है। मतलब जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं वो जिस साइक्लो एडिशन रिएक्शन को देते हैं उसका नाम क्या है, आपके डील्स एल्डर रिएक्शन, ठीक है।
लास्ट प्रॉपर्टी है आपकी विच इज डाइपोल मोमेंट्स ऑफ 5 मेंबर्ड साइक्लो हेट्रोसाइकिल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पायरोज जो है उनके लिए डाइपोल मोमेंट ये होता है, फ्यूरान के लिए ये होता है और थायोफिन के लिए ये होता है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ऑर्डर लिख दिया गया डाइपोल मोमेंट का कि पायरोल सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखता है, फिर फ्यूरान और फिर थायोफिन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पायरोल के बारे में। पायरोल जो है उसका सिंथेसिस मेथड देखेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और फिर इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई भी बीएससी एमएससी वाला बच्चा देख रहा है, उसको लगता है कि माँ मुझे डिटेल में समझना है ये, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको डिटेल में वो वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।